अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी मोहब्बत है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत सारा प्यार। और जो नए दोस्त आ रहे हैं वो भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका तुर्की के रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे वर्क परमिट में। तुर्की में वर्क परमिट पे यानी कि मुझे दोस्त मैसेज करते हैं कि फलाना एजेंट इतने का वर्क परमिट दे रहा है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि तुर्की का वर्क परमिट आसानी से मिलता है या मुश्किल मिलता है, आज इस पे बात करेंगे। मेरे दो दोस्त ऐसे हैं जिनको वर्क परमिट मिले हैं। ठीक है, और इतनी आसानी, एक दोस्त को आसानी से मिल गया था, एक दोस्त को काफ़ी मुश्किल से मिला है। ठीक है, एक दोस्त सिलाई के शोबे में काम करता है और एक दोस्त होटल लाइन में काम करता है। ठीक है, दोनों की स्टोरी आपको बताता हूँ। जो दोस्त मेरा सिलाई का काम करता है उसको वर्क परमिट मिला है, वो उसको 3 से 4 साल हो गए हैं इधर, वो टीआरसी पे है। ठीक है, उसके पास रेजिडेंस है परमिट, टीआरसी जिसे बोलते हैं। तो वो पहली फैक्ट्री गया, 3-4 महीने काम किया। ठीक है, उनको बोला मेरा वर्क परमिट अप्लाई करें, उन्होंने कहा जी नहीं, काम करना है करो, नहीं तो हमने वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना। क्योंकि अगर वो वर्क परमिट आपका अप्लाई करें तो फिर उनको, अगर आपकी 15,000 तुर्किश लीरा सैलरी है तो 5,000 फिर उनको गवर्नमेंट, तुर्किश गवर्नमेंट को 5,000 लीरा इंश्योरेंस देनी पड़ती है। तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि टीआरसी पे हमारा काम चल रहा है। यहाँ पे अनलीगल काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो अनलीगल और जो टीआरसी वाले हैं वो एक बराबर ही हैं काम के लिहाज से। ठीक है, टीआरसी वाले पाकिस्तान आ जा सकते हैं टीआरसी पे। ठीक है, बैंक अकाउंट वगैरह यहाँ से काफ़ी उनको यानी कि फ़ायदे भी हैं टीआरसी के। लेकिन जब काम के मामले में आते हैं तो ये जो है ये बराबर ही इनका होता है लेवल। ठीक है, अगर कोई मालिक अच्छा हो या आप काम करते हो, बड़े अच्छे कारीगर हों, तो फिर जो है ना आप उनको अपना काम दिखा के फिर वर्क परमिट की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दोस्त ने एक फैक्ट्री में गया, 4-5 महीने काम किया। ठीक है, उसको बोला वर्क परमिट यानी कि जो है ना मेरा बना दो। तूने कहा नहीं जी, काम करना है करो, नहीं करना तो जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लीगल लोग, अनलीगल लोग थे उनके पास। ठीक है, तो यही यही सोचते हैं कि हमारा इंश्योरेंस किसी तरीके से बच ही जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर वो दूसरी फैक्ट्री गया, वहाँ पे भी यही रूटीन 3-4 महीने किया, उनको बोला वर्क परमिट अप्लाई करो, उन्होंने कहा जी नहीं, काम करना है करें। तीसरी में गया, जब चौथी में गया ना, फिर उधर भी जाके इसने ये कहा कि मैंने वर्क परमिट के लिए आप वर्क परमिट देंगे तो फिर मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं सिलाई का एक अच्छा कारीगर हूँ। तो उन्होंने जो है ना उसे कहा कि हम आपको वर्क परमिट देंगे, लेकिन आपको 6 महीने साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप काम करने वाले हैं कि नहीं, आपको काम आता भी है कि, ताकि हम आपका इत्मीनान जीत सकें। ठीक है, तो फिर उसने 6 महीने से 1 साल वहाँ पे काम किया। तो फिर उन्होंने जो है ना उसका वर्क परमिट अप्लाई किया, क्योंकि अच्छा कारीगर था। ठीक है, जहाँ पे भी उसको बिठाते थे वो काम बड़े अच्छे तरीके से करता था। ठीक है, जब इनका काम ना चले तो फिर ये जो है ना मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं तुर्किश लोग। ठीक है, वरना इनका काम चलता रहे तो फिर जो है ना ये बस गूंगे बहरे बन जाते हैं कि काम चल रहा है बस चुप कर जाओ। ठीक है, बाकी उसने फिर जो है ना वर्क परमिट उसका अप्लाई किया, दोस्त का जो सिलाई का काम करता है। तो उसका उसको जब वर्क परमिट अप्लाई किया तो उसका जो ओहदा था उसने उन्होंने लिखाया था मशीन मैन। ठीक है, कारीगर। तो उसका जो है ना 2-3 दफ़ा जो है ना रिफ्यूज़ हो गया, यानी कि अप्रूव ही नहीं हुआ, क्योंकि सैलरी कम लिखाते थे, ओहदा छोटा था, तो वो जो है ना वो अप्रूव नहीं होता था। फिर उन्होंने वकील से मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। फिर वकील ने जो है ना उनको बताया सैलरी भी ज़्यादा शो करें और जो ओहदा है ना वो भी बरा रखें। फिर उन्होंने सुपरवाइज़र का या परचेज़र का या लाइन ऑफिसर का ऐसा कोई ओहदा जो है ना शो किया, तो जिसकी फिर सैलरी भी बढ़ाई, तकरीबन उसकी 15-20 हज़ार सैलरी की। ठीक है, तो फिर जाके फिर जनाब उसका जो है ना वर्क परमिट अप्रूव हुआ। ठीक है, तो 3 से 4 साल उसको लग गए वर्क परमिट के पीछे। ठीक है, फिर अब जाके उसको जो है ना वर्क परमिट मिला है। ठीक है, पहला अब उसको दूसरा वर्क परमिट भी उसका आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। तो उस यहाँ पे जब आपको वर्क परमिट चाहिए, ये ऐसे लोग हैं यहाँ पे आके आपको मेहनत करके दिखानी पड़ती है, तो फिर जाके जो है ना ये वर्क परमिट देते हैं। ठीक है, इतनी आसानी से वर्क परमिट नहीं देते ये लोग। बाकी बात करूँ जिस फैक्ट्री में दोस्त को वर्क परमिट मिला है, वहाँ पे 16 से 18 लड़के काम कर रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ एक को वर्क परमिट मिला है। उनमें से थोड़े अनलीगल भी हैं,
थोड़े लीगल भी हैं टीआरसी पे, ठीक है। तो सिर्फ एक को वर्क परमिट मिला है, ठीक है, यानी कि 18 लोग हैं तो एक को वर्क परमिट मिला है, तो 17 जो है ना वर्क परमिट के बगैर, इंश्योरेंस के बगैर, तो मालिक को उसका बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। अब देखिए एक बंदे का, उसका मालिक का जो इंश्योरेंस जा रहा है 5,000, अगर वो 17 बंदे और ऐड करे तो 5,000 लाए तो उसका काफ़ी, यानी कि 1 लाख रुपया उसको बच रहा है, 1 लाख लीरा। तो वो क्यों जो है ना करेगा ऐसा। तो हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है, तो ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान से कहें कि वर्क परमिट हमें मिल जाए और हम आ जाएं इधर, तो ये बहुत मुश्किल है, ठीक, क्योंकि जब आपका वर्क परमिट यानी कि इशू होता है तो 2-3 महीने का प्रोसेस हो ही जाता है। आते आते आपको 3-4 महीने लग ही जाते हैं, पेपर शेपर कार्ड शार्ड बनते 3 से 6 महीने का प्रोसेस हो ही जाता है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो ये ऐसा, यानी कि इनका मानना है कि जब बंदा आए ना तो पीछे से कारीगर हो गया यहाँ पे फटाफट काम करने लग पे, पर ऐसा नहीं होता। जब नया बंदा आता है तो वो डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे कानून ज़बान काफ़ी यानी कि फ़र्क होता है, तो उसको सीखते सीखते भी 1-2 महीना 3 महीने लग जाते हैं रूटीन में आते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ है, नए बंदे को वर्क परमिट ये नहीं देते क्योंकि ये डिस्टर्ब होते हैं। और जो इनकी हुकूमत है, ये जो तुर्किश लोग हैं ये खुद बहुत बेरोज़गार हैं, ठीक है। तो इनकी हुकूमत कहती है कि आप गैर मुल्कियों को वर्क परमिट देने की बजाय अपने मुल्क वालों को पे ही काम पे रखें, लेकिन इनके नखरों की वजह से फिर वो जो है ना इनको काम पे नहीं रखते, ये नखरे बहुत करते हैं, ठीक है। तो गैर मुल्की नखरे भी नहीं करते, काम भी सही करते हैं, ठीक है, ड्यूटी भी टिका के करते हैं, तो फिर वो गैर मुल्कियों को पसंद करते हैं। सिलाई वाले दोस्त को 3-4 साल स्ट्रगल करने के बाद जाके फिर वर्क परमिट मिला। जो होटल लाइन में दोस्त काम कर रहा है उसको भी 2 साल हो गए हैं, ठीक है, 2 साल हो गए हैं उसको भी काम करते, उसने भी 2-3 मुख्तलिफ होटलों में काम किया। अब तीसरे चौथे होटल में गया तो वहाँ फिर जाके उसने 3-4 महीने काम किया, अच्छा कुक था, शेफ़ था। तो फिर जो है ना उसने भी जाके बताया कि मैं एक बहुत अच्छा कारीगर हूँ, यानी कुक शेफ़ हूँ, मैं आपका काम चला सकता हूँ। तो फिर जाके फिर उन्होंने दोस्त का जो है ना वर्क परमिट अप्लाई किया, उसको वर्क परमिट जो है ना मिल गया, यानी कि 3-4 महीने उसने काम किया, उसके बाद उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है या आपका वर्क परमिट किसी कंपनी को अप्लाई कर रही है, तो आपका टीआरसी 6 महीने वैलिड होगा, तो फिर आपका जो है ना वर्क परमिट जो है ना अप्लाई होगा। कह लें 7 महीने, क्योंकि 1 महीना प्रोसेस में लग जाता है, एक से ज़्यादा महीने, तो ऐसा सीन है। तो उस दोस्त ने फिर जो उसको मिल गया, उसका उन्होंने अप्लाई किया, ठीक है। होटल था, होटल टूरिस्ट होटल था, टूरिस्ट आते थे, उनका वो दोस्त नाश्ता वगैरह बनाता था, उसका किचन में यही काम था, शेफ़ था, सुबह का नाश्ता उसने रेडी करना है। तो 3-4 महीने बाद उसको जो है ना वर्क परमिट उसको ज़रा आसानी से मिल गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास शोबा अच्छा था, ठीक है, कैडा। जो होटल लाइन के जो होते हैं ना वर्क परमिट, वो छोटे से छोटा शोबा भी हो ना उसमें आपको वर्क परमिट मिल जाता है, चाहे वो वेटर का हो, चाहे स्वीपर का हो, चाहे क्लीनर का हो, डिशवाशर का हो, डिशवाशर या कुक शेफ़ कोई भी हो। होटल लाइन में आपको छोटे ओहदे पे भी वर्क परमिट जो है ना अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन सिलाई के दूसरे शोबों में जो है ना आपका ओहदा बड़ा हो तो फिर जो है ना आपके वर्क परमिट अप्लाई होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो 3-4 माह बाद दोस्त को जो है ना वर्क परमिट मिल गया, ठीक है। तो जब हमने, हालांकि वो कुक था, शेफ़ था, जब हमने ईद के वाले दिन हम गए उसके पास उससे मिलने, तो जब हमने उसका स्टेटस, क्योंकि जो आपको वर्क परमिट मिलता है ना रेजिडेंस परमिट, उस पर लिखा नहीं होता कि आपका ओहदा क्या है, ठीक है। तो हमने उसका स्टेटस चेक किया तो वहाँ पे लिखा हुआ था क्लीनर यानी कि होटल लाइन में आपको बताया कि कोई भी शोबा चल जाता है, छोटे से छोटा भी वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने छोटा शोबा रखा ताकि हमें इंश्योरेंस कम देनी पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये अपनी बचत सोचते हैं, ठीक है, और इनका यही कोशिश होता है कि निज़ाम चल जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो वर्क परमिट जो होटल लाइन में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पास अच्छा ओहदा, आप कुक हों, वेटर हों, या कोई भी अच्छा कोई काम जानते हों, तो फिर जो है ना आपको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो फिर आपको 6 महीने से साल, नहीं तो 1.5 साल यहाँ पे आके स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप कहें पाकिस्तान से फ्रेश वर्क परमिट तो मिल जाते हैं, ये नहीं कि मिलते नहीं हैं, मिल जाते हैं। किसी अच्छी जो एजेंसी है पाकिस्तान में रजिस्टर, वहाँ होटल के वर्क परमिट आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि होटल लाइन में काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। तो होटल लाइन में नया बंदा भी चल जाता है, लेकिन दूसरे शोबों में नया बंदा नहीं चलता। तो ये मेरे 2 दोस्तों की जो वर्क परमिट में उनकी बात आपसे कर रहा हूँ, और भी दोस्तों के अप्रूव हैं, उनके मालिक बड़े बड़े अच्छे हैं,
ठीक है, सुगोरता वगैरह देते हैं, इंश्योरेंस वगैरह देते हैं, टैक्स देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये टीआरसी वाले जो हैं, यहाँ पे अगर उन्होंने फ्रेश ही बंदे मंगवाने हैं पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या नेपाल से, तो यहाँ जो टीआरसी वाले बैठे हैं जिनको माहौल का भी पता है, काम भी आता है, तो इनको ना वर्क परमिट दे दें वो, ठीक है। तो वर्क परमिट जो तुर्की के हैं ना बहुत कम निकलते हैं जो बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए, ठीक है। यहाँ जो होटल लाइन होती है ऐसे शोबों में मिल जाता है, नहीं तो आपको यहाँ पे आके ना काम करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर जाके आपको वर्क परमिट मिलता है। तो टीआरसी फ़िलहाल जब नए लोग वीज़े पे आ रहे हैं, तो आज से तकरीबन साल पहले टीआरसी बंद कर दी थी उन्होंने, पेपर देने बंद कर दिए थे, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल बंद है। जो लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं यहाँ पे सिर्फ उनको जो है ना यहाँ पे पेपर कार्ड मिल रहा है, टीआरसी कार्ड, बाकी नए लोगों को कार्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ पे आएंगे, वीज़े पे आएंगे, 8-10 दिन का वीज़ा होगा, उसके बाद यहाँ पे आके आप अनलीगल हो जाएंगे 10-12 दिन के बाद, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं है। साल का एक दफ़ा आएँ, ठीक है, फिर दोबारा चले जाएं, फिर साल का मल्टीपल वीज़ा लेके आएँ। साल के मल्टीपल वीज़े पे आपको 90 दिन का जो स्टे मिलता है, ठीक है। तो आप 3 महीने काम करके ईरान में री एंट्री करके फिर आ सकते हैं। मेरे ऐसे काफ़ी दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं जो ऐसे ही जॉब कर रहे हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दोस्त का मैं पहले इंटरव्यू कर भी चुका हूँ कि जिसको साल का मल्टीपल वीज़ा मिला था, वो भी जॉब कर रहा है, ठीक है। तो जब उसके 3 महीने पूरे हो जाएंगे फिर वो री एंट्री ईरान जाएगा, ईरान से बॉर्डर क्रॉस करके फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो 3 महीने यहाँ पे काम कर सकेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। तैयब उर्दगान साहब की हुकूमत जो है ना वो बनी है अभी, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐलान हो जाए टीआरसी कार्ड का, ठीक है, नए लोगों के लिए टीआरसी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना बंद है। कोई भी दोस्त अप्लाई कर रहा है तो अपना नुकसान ही करेगा, नहीं मिल रही, ठीक है। रिजेक्शन आती है 100%। एजेंट तो आपको कहेंगे जी बुरसा से बन जाती है, वहाँ फलाने से बन जाती है, लेकिन झूठ है सब, ठीक है। कोई 1000 में एक ना बन जाए तो वो अलग बात है। तो ये चीज़ है, तो किसी के जाल में ना फंसें, अच्छे लोग तलाश करें, अपने पैसे बचाएं, हर किसी पर ट्रस्ट ना करें। अगर आपको नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए तुर्की के लिहाज से आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, काफ़ी दोस्त जो है ना यानी कि कहते हैं जी डन बेस पे एजेंट इतने पैसे मांग रहा है, एजेंट डन बेस पे इतने पैसे मांग रहा है एजेंट, तो हमें वीज़ा लेना चाहिए। हाँ जी, डन बेस पे भी जो है ना मेरे काफ़ी दोस्त आए हैं। तो वो किसी का रेट 4 लाख होता है, किसी का 4.5, 5, 5.5 ऐसे रेट होते हैं, ठीक है। तो वो भी पैसे आपसे बाद में लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वो आपसे पैसे पहले लेते हैं, जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वो फिर पैसे लेते हैं। कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जब आप इधर पहुंच जाते हैं तो फिर वो पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये सीन है। यहाँ पे भी आके आप जो है ना 10 दिन के वीज़े पे आएंगे, फिर अनलीगल हो जाएंगे, 2-3 महीने काम करेंगे, अल्लाह ना करे पकड़े जाएं तो फिर वापस। तो इससे बेहतर है कि एहतियात करें, जब टीआरसी ओपन हो जाएगी तो फिर आप आएँ। तुर्की के हालात जो है ना, तुर्की की इकानमी बहुत नीचे जा रही है, ठीक है। एक टर्किश लीरा आज से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो ना एक टर्किश लीरा पाकिस्तान के 15 रुपये के बराबर था, ठीक है। और 1 महीने के अंदर अंदर ही तैयब उर्दगान साहब इलेक्शन जीते हैं तो वो लीरा 11 पे आ गया, ठीक है। 11 के इर्द गिर्द वो घूम रहा है, ठीक है। जिनकी सैलरी 1,30,000 थी या 40,000 थी, उनकी सैलरी 90,000 95,000 पे आ गई है, ठीक है। तो इतना फ़र्क आया है। खर्चे तो उतने ही हैं, सारा कुछ वहाँ पे ही है, लेकिन जो है ना सैलरी यानी कि कम हो गई है। क्योंकि डॉलर जब किसी भी कंट्री में डॉलर की कीमत बढ़ती है ना तो महंगाई भी होती है, किराए भी बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ती है। तो तुर्की की इकानमी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि इनसे डॉलर काबू नहीं हो रहा, डॉलर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। 1 महीना पहले डॉलर 20 रुपये का था, अब डॉलर जो है ना 26 रुपये का हो गया है। तो उसकी वजह से फिर महंगाई और हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 1.5 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं ना, ठीक है, तो आप 50,000 आपका 40 से 50,000 आपका खर्चा हो जाएगा और 1 लाख 1,10,000 आप यहाँ पे बचा सकते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब टर्की में तनख्वाहें भी जो है ना बढ़ गई हैं। पहले 8,500 सैलरी थी, ठीक है। जो नया बंदा कोई भी आता है 8,500 सैलरी से स्टार्ट करेगा, अब उन्होंने 11,400 सैलरी कर दी है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन डॉलर इनसे बेकाबू है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ है। तो ये इनकी आवाम कहती है कि जो गैर मुल्की है ना, टूरिस्ट हैं, ठीक है, इनकी वजह से फिर जो है ना हमारे मुल्क में महंगाई हुई है।
तो इस वजह से फिर जो है ना इन्होंने TRC कार्ड वगैरह जो है ना बंद किए हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ओपन हो जाएगा। जो ही ओपन होगा कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।